एफएलएन के काम को जमीनी स्तर पर सफल बनाने में ज्ञानशाला कार्यक्रम के ज्ञानदूतों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी ज्ञानदूत हमारे साथ मंच पे आ चुके हैं। तो हम शुरुआत करते हैं, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गीता जी से। तो गीता जी पहले अपना परिचय देंगी और उसके बाद अपना जो अनुभव है हमारे साथ साझा करेंगे। यहाँ उपस्थित अरे ऐसे सभी को नमस्ते। ठीक है, सभी को नमस्ते। मेरा नाम गीता देवी है और मैं रामगढ़ जिला की गोला ब्लॉक से सोंडीमरा गांव की रहने वाली हूँ। और मेरा जो जन्म है 9 अगस्त 1994 को हुआ है और मेरा मायका से बोकारो जिला में है, लेकिन मेरा ससुराल जो है वो रामगढ़ जिला के गोला ब्लॉक से है। और ऐसे ठीक है, शुरू करें। हाँ, मेरा ससुराल रामगढ़ जिला के गोला ब्लॉक से है और शुरुआती मैं जब अपनी पढ़ाई ननिहाल से पूरी की हूँ और अभी मैं ज्ञानशाला जो है 2019 से ज्ञानशाला में 2019 से जुड़ी हूँ। शुरुआती में 3 बच्चों से शुरुआत की थी क्योंकि पार्ट 1 में थी तब मेरा शादी हो गया था और बाकी का आगे का पढ़ाई ग्रेजुएशन तक अभी कंप्लीट की हूँ और वो ससुराल से पूरा किए हैं। उसके बाद 2000 ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उधर आगे का पढ़ाई थोड़ा सा हमारा आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से आगे का पढ़ाई नहीं कर पाई। मैं मैथ ऑनर से बीएससी की हूँ। उसके बाद 3 बच्चों से ज्ञानशाला की शुरुआत की थी क्योंकि गांव की ही एक सुचित्रा दीदी है जो समाज सेवी है, तो उनका मार्गदर्शन रहा। वो बोली कि जब तुम पढ़ाई की हो तो फिर कुछ बच्चों को साथ में लेके बैठो, तुम शुरुआत हमारे घर से ही करो, हमारे 3 बच्चे हैं तो उनको आके पढ़ाओ। हम शुरुआत उन्हीं का घर से किए थे और 3 बच्चे थे। फिर हमारा रिजल्ट अच्छा रहा तो वैसे ही 3 जगह से और डिमांड आया कि आप हमारे घर भी आके पढ़ाओ। तो ऐसे करके हम शुरुआत में 4 जगह पे, एक पहले से पढ़ा रहे थे और 3 जगह और हो गया, तो 4 जगह पे जाके होम ट्यूशन पढ़ाते थे। और उसी के दौरान हमें थोड़ा सा कुछ समाज में ऐसा होता है कि किसी के घर पे 4 बच्चे आ जाते हैं तो थोड़ा सा कुछ माहौल ऐसा होता है कि कुछ झेलना पड़ता है कि इतने सारे बच्चे हमारे घर पे आ रहे हैं। तो थोड़ा हमें ठीक नहीं लगता था दूसरों के घर पे सभी बच्चों को एक साथ बैठाना। तो फिर हम घर से बोले कि हमें एक छोटा सा, मतलब जिस जगह पे रहते थे वहां पे पढ़ाई का माहौल थोड़ा सा, गली के अंदर हमारा घर है तो वहां पे बच्चे पहुंच नहीं पाते थे। तो फिर हम घर में बोले कि एक छोटा सा कमरा बनवा दीजिए ताकि हम वहां पे बच्चों को एक साथ पढ़ा सके और एक जगह पे रह के पढ़ा सके, या तो फिर बैच वाइज ही वहां पढ़ा सके। और अभी वही कर रहे हैं। शुरुआती तो 19 से किए थे और 3 बच्चे थे और अभी हमारे टोटल 56 बच्चे हैं। और इसमें ज्ञानशाला की बहुत ही हमारा सहयोग रहा। 2019 से जुड़े थे और मतलब 3 बच्चों का रहा। हम ग्रेजुएशन करने के बाद हमारा स्थिति थोड़ा ठीक नहीं होने के बाद रहने से कुछ बीए डीएलएड या बीएड वगैरह नहीं कर पाए, लेकिन ज्ञानशाला का बहुत ही सहयोग रहा कि जो संडे को जो क्लास होता है और एक ज्ञानशाला का एक बुक प्रकाशन आया था लर्निंग फाउंडेशन, वो बहुत ही मेरे लिए सार्थक रहा कि बच्चों को कैसे बुनियादी चीज, बेसिक चीज जैसे अंक गणित वगैरह हो गया, अक्षर हो गया, शब्द ज्ञान, ये सब सिखाएं। और प्रत्येक क्लास में हमेशा जुड़ते हैं और बच्चों को कैसे खेल खेल से गतिविधि के साथ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ाई से भागते हैं तो उनको गतिविधि के साथ, खेल खेल के साथ उन लोग को हम लोग सिखाते हैं और उससे बच्चे हमेशा जुड़े रहते हैं, नियमित ज्ञानशाला में आते हैं। यहाँ तक कि अभिभावक छोड़ने तक भी आते हैं और अगर क्लास कभी लेट भी हो जाता है तो
सूचित कर देते हैं कि आज बच्चे थोड़ा लेट होंगे, तो उनका भी पूरा सहयोग रहता है कि आप जब तक चाहे उनको आप सिखा सकती हैं। और फिर वापस वो लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा खबर कर दीजिएगा, हम लेने के लिए बच्चों को आएंगे, तो फिर वो वापस आते भी हैं। और ये अभिभावक और समुदाय का बहुत ही सहयोग रहा है। अभी एक हमारा जो पहचान है अपना, क्या बोले, गांव में कि सभी कोई मतलब पति के नाम, पत्नी के नाम, उनकी पत्नी या बहू के नाम से नहीं, अभी गीता मैडम के नाम से अभी सबको जानते हैं। और ये मेरे लिए बहुत ही मतलब बहुत ही ज्ञानशाला की तरफ से एक बहुत ही बड़ा सहयोग रहा। और बस, थैंक यू। तो अभी आप सभी ने गीता जी की बहुत ही इंस्पायरिंग से स्टोरी सुनी जो हमारे ज्ञान गोला से आई है। तो अब हम गीता जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। तो जब बच्चों के माता पिता और समुदाय के सदस्य सीखने में सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं, तो बच्चों की उपस्थिति, आत्मविश्वास और सीखने में आपको क्या बदलाव दिखाई देता है? गीता जी। ओके, चलो। हाँ, इसमें हम अपना ज्ञानशाला का अनुभव के साथ शेयर करना चाहेंगे कि इसमें माता पिता कोई भी एक सूत्र होता है कि जैसे अगर कोई बच्चा अगर आगे बढ़ता है तो उसमें शिक्षक का, अभिभावक का और बच्चों का, तीनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हमारा जो हम अपना अनुभव के साथ शेयर करते हैं कि मेरे बच्चे को मेरे ज्ञानशाला में जितने भी बच्चे आते हैं, हम अपना अभी टोटल अभी 56 बच्चे हैं जो 3 बैच में लेते हैं। सुबह 5 बजे मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं, सो 8:30 बजे तक हम 2 बैच ले लेते हैं। उसके बाद शाम में फिर 4 बजे से 6:30 बजे तक में एक बैच लेते हैं, जिसमें 4 से 6:30 में जो रहते हैं वो उसमें 8-9 की बच्चियां रहती हैं। तो इसमें थोड़ा लंबा टाइम लेते हैं शाम वाला बैच में, लेकिन सुबह में 2 बैच ले लेते हैं। तो उसमें सुबह 5 बजे थोड़ा अंधेरा रहता है। तो हमारा जिस जगह पे हम हैं उस जगह में परिवार का और अभिभावक का बहुत ही सहयोग रहता है, क्योंकि वो लोग छोड़ने आते हैं और ताकि उनको भी लगता है कि मेरे बच्चे ज्ञानशाला पे आए, डिसिप्लिन एकदम मेंटेन करते हैं, टाइम से आते हैं, पढ़ते हैं। और एक चीज हम तरीका अपनाते हैं कि जैसे कि बच्चे को जो होमवर्क देते हैं, हम बहुत सारा हमारे गांव जो है उसमें सब खेती बाड़ी और पशुपालन पे सब मतलब ग्रामीण आश्रित हैं। तो वो सब के वजह से वो लोग अपने बच्चों को कॉपी वगैरह नहीं चेक कर पाते हैं कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। आज ज्ञानशाला में पढ़ने गए तो क्या पढ़ के आए। तो हम होमवर्क जो देते हैं उसपे पेरेंट्स का सिग्नेचर लेते हैं, ताकि उसी बहाने पेरेंट्स भी थोड़ा पलट के बच्चों का कॉपी देखे कि आज मेरे बच्चे क्या पढ़ के आए हैं। तो वो तरीका थोड़ा मेरे लिए सार्थक हुआ, क्योंकि उसी बहाने पेरेंट्स जो है बच्चों का कॉपी किताब पलटते हैं, तो उसमें होता है कि उनको लगता है कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और कल जो पढ़े तो उससे आज आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि टीचर एक ही चीज रोज पढ़ाती है, हमारे बच्चे को सिखा नहीं पा रही है। उनको भी लगता है जैसे कल बच्चे क ख सीख रहे थे तो क ख कंप्लीट करके आज ABCD पे आ गए हैं, तो उनको भी लगता है कि हाँ मेरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो वो उत्साह से बच्चों को ज्ञानशाला तक पहुंचाने आते हैं। कभी लेट भी हो जाते तो उनको हम इन्फॉर्म कर देते हैं कि आज थोड़ा बच्चे लेट होंगे, तो उनका पूरा सहयोग रहता है हमारे साथ। हाल ही में हम लोग जब गीता जी की ज्ञानशाला में गए थे तो हमने देखा कि वहाँ बच्चे बहुत खुशी खुशी आते हैं पढ़ने के लिए। सारे ही बच्चे बहुत खुश थे जब उनकी ज्ञानशाला में आए थे। तो गीता जी आप ये बताइए कि आपके ज्ञानशाला में बच्चे खुशी खुशी क्यों आते हैं? बच्चे स्कूल से भागना चाहते हैं या फिर ज्ञानशाला में रेगुलर नहीं आना चाहते, लेकिन आपके यहाँ ये नहीं था, बच्चे काफी खुश थे। तो बताइए ऐसा कैसे आप कर पाती हैं? मेरे ज्ञानशाला में बच्चों को खुशी खुशी आने का कारण यही है कि बच्चे को एक होता है कि स्कूल में अधिकतर होता है कि रूटीन वाइज बेल बजता है, सर आते हैं 45 मिनट या 35 मिनट का जो सेशन रहता है उतना पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। पर हमारे ज्ञानशाला में होता है कि मॉर्निंग का 5 बजे भी रहता है, पर बच्चे खुशी से आते हैं क्योंकि हम बच्चों को एक्टिविटी के साथ पढ़ाते हैं। जो हमें ज्ञानशाला का जो संडे को जो क्लास होता है उस क्लास में हमें जो भी डाउट रहता है उसको हम लोग वहाँ पे शेयर करते हैं। तो मैम हमें बताती है कि आप एक्टिविटी के साथ कैसे बच्चों को पढ़ाइए, तो वो तरीका हम लोग अपना क्लास में करते हैं और इस वजह से बच्चे खुशी से आते हैं। साथ में होता है कि हम सामुदायिक खेल का भी बीच बीच में आयोजन करते हैं। बच्चों को कभी सुबह में क्लास ना लेने के बजाय उनको हम ग्राउंड में ले जाते हैं
और खेल करवाते हैं, उनको क्विज करवाते हैं, क्विज प्रतियोगिता भी करवाते हैं, साथ में ड्राइंग कंपटीशन भी करवाते हैं। बच्चों के साथ पिकनिक भी, कभी मन हुआ तो कभी पिकनिक भी चले जाते हैं, कभी अपने गांव से भी बाहर घूमने जाने का हो, जैसे कभी बिरसा जैविक उद्यान हो गया, कभी यहाँ साइंस सिटी हो गया, ऐसा भी कभी कभी बीच में ले आए हैं। बच्चे सब हैं, हम ही हमारे समुदाय से ही है, तो कुछ फंक्शन भी होता है तो वहां पे भी हम सब मिलके पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस वजह से बच्चे जो है हमारे ज्ञानशाला में खुशी खुशी आते हैं, वो नियमित भी आते हैं, तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है कि आप सीमित संसाधनों में प्रभावी शिक्षा कैसे देती हैं अपने बच्चों को? जैसे हम जिस जगह पे रहते हैं उस जगह वो क्षेत्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है, और वहाँ पे हम पहले भी बताएं कि वहाँ पे सारा कृषि पर और पशुपालन पे अधिकतर लोग और मजदूरी पर आश्रित रहते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे होता है कि बच्चों के पास पढ़ने का उतना मटेरियल उपलब्ध नहीं होता है, तो हम और हमारे खुद के पास भी उतना मटेरियल नहीं है। ये तो ज्ञानशाला की वजह से हमें कुछ कुछ स्टडी मटेरियल मिला हुआ है, तो उसका ना उपयोग करके, क्योंकि स्टडी मटेरियल हम क्लास में कर लेंगे पर बच्चे उसी चीज को अगर घर में प्रैक्टिस करेंगे तो वो उनके पास उपलब्ध नहीं होता है। तो हम जैसे अगर किसी बच्चे को जोड़ घटाव सिखाना हो तो बच्चे को ही बोलते हैं कि तुम बाहर से जाओ 10 कंकड़ चुन के आओ, और उसी कंकड़ का या छोटे छोटे पत्थर का जो टुकड़ा होता है उसी का इस्तेमाल करके उनको जोड़ घटाव सिखाते हैं। और गुना में होता है कि रेपुटेशन जो होता है, अंकों का रिपीटेशन करके ही गुना सीखते, तो उसी तरह पत्थर का ही इस्तेमाल करके वो सिखाते। साथ में होता है कि अगर पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाना हो कि प्लांट्स कौन से हैं, जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं उसके बारे में अगर सिखाना होता है तो थोड़ा सा बाहर ले जाते हैं, तो हर तरफ पेड़ पौधा हमारा है ही, तो उसको ले जाके वहां दिखाते हैं कि ये रूट से, ये फ्लावर से, ये जो भी है उसका पार्ट्स को उसको दिखाते हैं और सिखाते हैं। और एनिमल्स के बारे में तो गांव में एनिमल्स है ही, तो यही सब हमारे जो घर गांव जिस पर्यावरण में रहते हैं वहाँ जो संसाधन उपलब्ध है उसी का हेल्प लेके हम बच्चों को सिखाते हैं। तो गीता जी अपने सीमित संसाधनों में किस तरह से बहुत ही इफेक्टिव टीचिंग दे रही है बच्चों को, और जितना प्रयास कर रही है अपनी ज्ञानशाला को चलाने के लिए, उसके लिए एक बार सबके तरफ से जोरदार ताली होनी चाहिए। अब हम अपनी राखी जी की तरफ बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम राखी कुमारी है और मैं रांची शहर से हूँ। सो मेरी लाइफ तो काफ़ी स्ट्रगल रहा है, बट मैं एक कहानी साझा करना चाहती हूँ और आप लोग के सामने। जब मैं 8th क्लास में थी तो मैं मतलब मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और घर में मेरे परिवार थोड़ा बड़े थे, इसके कारण घर चलाना बहुत ही मुश्किल होता था। तो मेरी माँ किसी कारणवश जो है बाहर गई हुई थी और मेरी माँ एक इंग्लिश क्लास मतलब ट्यूशन क्लास हमको दी थी। उस समय ट्यूशन का फीस जो था बहुत ही कम था, 100 रुपये मात्र, बट मेरी माँ के लिए ये 100 रुपये बहुत बड़ा मायने रखता था। और मेरी माँ पढ़ाई को बहुत ऊपर मानती थी, इसीलिए मैं घर की बड़ी बेटी थी, इसी कारण मुझे चाहती थी कि अच्छा शिक्षा दे। पर मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। मेरे पापा का जो सहयोग था वो बहुत कम था, पर माँ जो थी हमेशा सहयोग करती थी। तो माँ एक किसी कारणवश गांव गई हुई थी और मेरा 3 महीना का फीस जो था वो बाकी था। तो मैंने पापा को बोला कि पापा 3 महीना का फीस बाकी है, नहीं तो टीचर मुझे नहीं पढ़ाएगी। और टीचर मुझे बोल रही थी कि अगर तुम नहीं लाओगी तो मैं कल से ट्यूशन क्लास मत जाना। उस कारण मैं बहुत रोई थी और उस समय तो एंड्रॉइड फोन था ही नहीं, बटन फोन था और हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो घर में अवेलेबल भी फोन नहीं था। तो किसी पड़ोस के पास था फोन, तो मैंने माँ को फोन किया और माँ को बताई कि पापा ऐसे से बोल रहे हैं कि तुम पढ़ाई छोड़ दो, बहुत पढ़ चुकी हो, 8 पढ़ी ना, अब चलो घर में रहना। तो माँ बोली
कि पापा को बोलने से क्या होगा, हम है ना, हम आते हैं, हम तुम्हारा जहाँ 10 दिन के बाद आना था वो 2 दिन में ही आए और मेरा ट्यूशन फी कंप्लीट की। इस तरह मैं 10 क्लास तो पास कर गई। उसके बाद अब मेरे पास एक और चुनौती आया। मुझे मैथ सब्जेक्ट बहुत पसंद था। मैं सोची थी कि आगे चल के मैं मैथ ऑनर्स करूंगी, इसलिए मैं साइंस लेना चाहती थी, बट घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसीलिए मैथ से पीछा नहीं छुड़वाना चाहती थी, इसीलिए मैं कॉमर्स लेके पढ़ाई की। और उस समय कॉमर्स का फी था 300 रुपए। तो माँ को मैं बोली कि माँ कैसे होगा, 300 रुपए दे पाओगी? तो माँ बोली हाँ दे पाएंगे। तो किसी कारण तो मैंने 12 पास किया और 300 रुपए मैं देते गई। उसके बाद आया ग्रेजुएशन। अब माँ भी बोली कि बेटा देखो तुमको तो नहीं देखना है ना, घर के तो हम लोग 2 भाई और 2 बहन थे, सबको पढ़ाना है। अब एक काम करो, तुम इंटर तो पढ़ लियो ना, तो इसलिए तुम पढ़ाई अब ड्रॉप कर दो। हाँ, अब मुझे पढ़ाई ड्रॉप करना नहीं था, तो अब मैं क्या करूं? तो मैं मोहल्ला से बात की, अपने जिस क्षेत्र में रहती थी उस क्षेत्र के बच्चों से बात की कि सुनिए ना, आप अपने बच्चों को मेरे पास भेजिए, मैं मात्र 25 रुपए लूंगी, सिर्फ मात्र 25 रुपए। पर मेरा हाइट छोटा था, उन्होंने हम लोग मुझे बच्ची समझते थे। बोले कि क्या पढ़ाओगी तो? अब 25 रुपए? नहीं मैं नहीं दूंगी। फिर अब क्या करें, पढ़ाई तो छोड़ना नहीं था। तो आज उसी मोहल्ले की 20 बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, उसी मोहल्ले के 20 बच्चों को। फिर उसके बाद मैं रोते रोते उस दिन काफी दूर निकली और सोची आज तो कुछ करना है, चाहे कुछ भी हो। तो मैं जिस स्कूल में पढ़ी थी, स्कूल का नाम था राजकीय कृत मध्य विद्यालय। उस क्लास के मेरे से शायद 5 या 6 क्लास जूनियर थी ओ। तो मैं उसके घर गई और मतलब दिख ही गए थे रास्ता में। मैं बोली कि अंकल आप अपनी बेटी को कहीं पढ़ा रहे हो क्या? तो बोले कि नहीं बेटा कहीं नहीं पढ़ा रहे। हम बोले मेरे से ट्यूशन क्लास दोगे क्या? तो बोले कि कितना लोगे? तो मैं तो ज्यादा नहीं फिर दूंगा। हम बोले 50 रुपए ही दीजिएगा ना, चलेगा। तो हुआ 2 लड़की थी जिसका नाम था रानी या माला। तो बोली ठीक है तुम पढ़ा दो। मैं तो क्या बोली, मैं उस दिन बहुत खुश थी कि क्या नहीं मेरे साथ, मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ। तो और माँ तो मुझे 2 बच्चे मिले। मैं आई थिंक उसको 6 महीना मतलब मंथ पढ़ाई, ठीक है। उसके बाद उसका जो प्रोग्रेस था ना स्कूल में काफी अच्छा था, मैथ में वो अच्छा कर रही थी। तो मैथ की मैम जो जिस स्कूल की मैं पढ़ी थी उस स्कूल की मैम उनसे पूछी ना तुम कहीं पढ़ती हो क्या? तो बोली कि हाँ मैं राखी दीदी के पास पढ़ती हूँ और राखी दीदी इसी स्कूल से पास हुई है। तो बोली ओ तुम राखी के पास पढ़ती हो, वो तो काफी अच्छी है। तो इसी तरह मेरा पहचान एक बढ़ा और मुझे मतलब 5 बच्चे मिले। तो मतलब मंथ का 500 रुपए कमा लेती थी, तो जो मेरे लिए बहुत बड़ा मायने रखता था। कॉलेज फी निकल जाता था। अब इस तरह मैं किसी तरह ग्रेजुएशन पास की, पर ग्रेजुएशन पास की तो उसके लिए भी एक चुनौती था मेरे लिए कि मैं ऑटो भाड़ा सर्वाइव नहीं कर पाती थी। मैं वुमेन्स कॉलेज रातू रोड से वुमेन्स कॉलेज रोड पैदल आना और जाना होता था। तो मेरे सारे फ्रेंड बोलती थी ना क्या तुम पढ़ते रहती है पढ़ाते रहती है, चलो कहीं घूमने कुछ खाते हैं। बोले नहीं मुझे नहीं करना। तो मैं क्या करती थी ना, आई थिंक मेरा कॉलेज 10 से 4 होता था, बट मैं पूरा क्लास अटेंड नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि मुझे ट्यूशन क्लास पढ़ाना था, अपना खर्चा भी उठाना था, तो पैदल आना भी रहता था तो टाइम भी लग जाता था। तो मैं आधा क्लास ड्रॉप कर देती थी, नहीं करती थी।
और मैं पढ़ाती थी और रात को आई थिंक 6:30 बजे घर जाती थी उसी स्कूल ड्रेस में। बहुत सारे पेरेंट्स भी बोलते थे कि राखी तुम खाती नहीं हो, तुम्हारा लंच नहीं होता है। तो हम बोले हाँ हम लोग लंच ले जाते हैं ना मैम, पर सही बोले तो लंच नहीं ले जाते थे। पर कुछ कुछ पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे कि हम कॉलेज जाते थे तो मेरे लिए बना के रखते थे कि नहीं तुम राखी खाएगी। तो इस तरह मैंने एमकॉम तक अपना पढ़ाई को कंप्लीट की और एमकॉम पढ़ाई करने के बाद आज मेरे पास 35 से 40 बच्चे हैं। मैं एक कंप्यूटर क्लास भी देती हूँ और इंदुपुरी में मेरा एक नाम भी है कि राखी कुमारी पढ़ाती है। और ऊपर से मैं उसके बाद मैं ज्ञानशाला से जुड़ी हूँ, बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। लर्निंग मटेरियल मुझे टीलेम की जानकारी नहीं थी, मैं इसी से सीखी और मैं इससे बहुत मोटिवेट भी होती हूँ। संडे को जो क्लासेस होता है ट्रेनिंग क्लास, ऐसा तो था पढ़ाने के हुनर कि मैं बच्चों को पढ़ा सकती थी, मगर कुछ नया एजुकेशन पॉलिसी मुझे इसी के थ्रू मिला। सो मैं ज्ञानशाला को धन्यवाद देती हूँ और मैं इसकी आभारी रहूंगी हमेशा। थैंक यू। अभी आप सभी राखी के संघर्षमय कहानी से रूबरू हुए, किस तरह से इन्होंने संघर्ष से निकल के अपनी पढ़ाई पूरी की, और यही कारण है कि राखी अपने आसपास के क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाने में बहुत ही ज्यादा जागरूक रहती है और सारे बच्चों को पढ़ाती है। तो राखी अब आपसे आपकी ज्ञानशाला से जुड़े हुए कुछ प्रश्न पूछेंगे। जी। तो आपका पहला प्रश्न है क्या आप पढ़ाने के लिए किसी तकनीक का प्रयोग करती हैं? उसका आपके ज्ञानशाला के बच्चों को क्या लाभ होता है? कोई तकनीक से पढ़ाती हैं बच्चों को तो उससे उनको क्या लाभ होता है? जी श्योर मैम। मैं ज्ञानशाला से मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए लर्निंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी का यूज करती हूँ, जैसे टीलेम वगैरह होता है उसके माध्यम से मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। उससे छोटे छोटे बच्चे बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और रोज क्लासेस आते हैं और नोट सीखते हैं। जैसे हमारा मनी का जानकारी ना हो, ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, अल्फाबेट की जानकारी ना हो, तो हम लोग टीलेम के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं जिससे उनको बहुत फायदा होता है और वो रोज खुशी खुशी हमारे सेंटर तक पहुंचते हैं। क्योंकि स्कूल में वो लोग बोर हो जाते हैं, बट मेरे क्लास में वो रोज आते हैं और बीच बीच में क्या होता है कि उसके साथ हम लोग फ्रेंडशिप जैसा भी व्यवहार करना होता है, तो हम लोग लर्निंग मटेरियल का ज्यादा यूज करते हैं। मैं तो आप सभी को ये बता दें कि राखी ने खुद से काफी सारा टीएलएम डेवलप किया है और वो लेकर के आई है। और हमारा एक और आपसे प्रश्न रहेगा कि एक और प्रश्न है आपसे, आप बच्चों की सफलता को कैसे मापती हैं? मतलब बच्चे कैसे सफल हो रहे हैं आपकी क्लास में, इसको कैसे मापती हैं? और हमारे पास समय का अभाव है तो थोड़ा आंसर शॉर्ट में करना होगा। जी मैम, मेरे हिसाब से बच्चों का मार्क्स रिजल्ट पर निर्भर नहीं करता है, उसका मार्क्स रिजल्ट को वो रोज क्या सीख रहे क्लास में, कितने वो जवाब दे पा रहे हैं, ठीक क्या वो मतलब इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं। सो इसके हिसाब से मतलब हम बच्चों को मार्क्स को भापते हैं। के पास चलते हैं जो अपना परिचय देंगे। आप सभी को मेरा जोहार। मेरा नाम मनु कुमारी है और मैं रातू रोड रांची से हूँ। मैं अभी 18 वर्ष की हूँ और मैं अभी अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस लेकर कर रही हूँ मारवाड़ी कॉलेज से। और मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। हालांकि मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है ट्यूशन पढ़ाते हुए। मेरे पापा शुरू से ट्यूशन टीचर रहे हैं और अब क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है तो मैं उस चीज़ को पढ़ाती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ। तो मैं अभी कुछ समय पहले NGO MST से जुड़ी हुई थी, महिला हाउसिंग ट्रस्ट।
उसी के थ्रू मैं मैम से मिली और मुझे ISDG रिसर्च फाउंडेशन से जुड़ने का मौका मिला और यहाँ पे मैं आधुनिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को खेल कूद के माध्यम से पढ़ाना और कैसे रोचक तथ्यों के द्वारा उन्हें पढ़ाना और इंटरेस्टिंग चीज़ों को करवाते हुए कैसे बच्चों का मनोरंजन करवाते हुए वो कैसे पढ़ें, उस चीज़ों को मैंने सीखा है। और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं ISDG रिसर्च फाउंडेशन के साथ जुड़कर ज्ञानदूत के रूप में हूँ। धन्यवाद। मनु जी जिस एरिया से आती है उस एरिया में ऐसा है कि पेरेंट्स तो बच्चों को बोल के चले जाते हैं कि स्कूल जाओ, लेकिन बहुत सारे बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं जाते, तो मनु की ज्ञानशाला में आना तो और भी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मनु उन बच्चों को अपनी ज्ञानशाला तक लाने में काफी सफल होती है। तो मनु ये बताइए कि आप ये कैसे कर पाती हैं, इन विपरीत परिस्थितियों में बच्चों को अपना ज्ञानशाला तक कैसे लाती हैं? मैम ये सबसे बड़ी चुनौती होती है कि बच्चे आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो जिस सोसाइटी से मैं आती हूँ वहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, वो काम काज करने वाले हैं और वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बोल तो देते हैं कि आप चले जाइएगा पढ़ने के लिए, लेकिन वो नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनको बहुत से बच्चे जो हैं वो गलत संगति में पड़े हुए हैं, बहुत से बच्चे नशा पान करते हैं और खेल कूद में भी जुड़े होते हैं। तो मैं अपने कॉलेज की तरफ से हम NSS में हैं, NSS वॉलंटियर के रूप में है, तो मैं संडे कैंप लगाती हूँ। उस समय बहुत से पेरेंट्स भी आते हैं और बच्चे भी आते हैं, तो मैं उन्हें समझाती हूँ कि अभी के टाइम में बच्चों के लिए एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है और मैं कुछ एक्टिविटीज़ के साथ उन बच्चों को बुलाती हूँ और प्रोत्साहन करती हूँ कि वो धीरे धीरे कैसे सीखेंगे और करेंगे। तो मेरे ट्यूशन में जो भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, मैं उनका टेस्ट वगैरह लेती हूँ और उन्हें मतलब बताती हूँ कि वो किस तरीके से उसे कर सकते हैं, खेल के माध्यम से उन्हें समझाती हूँ। एक ही क्लास में जैसे क्लास 1 में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो अलग उसके सीखने का जो स्तर होता है वो अलग अलग होता है, कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई स्लो लर्नर होता है, तो आप उस चीज को कैसे मैनेज करती हैं अपने क्लास में? मैम मैं इसे ग्रुपिंग वाइज डिवाइड कर देती हूँ। जैसे कि जो पहला ग्रुप जो होता है जिसमें जो बच्चे सीखने के पीरियड में है, जैसे कि वो अभी अक्षर पहचान रहे हैं, ABCD जो होते हैं या फिर क ख ग जो होते हैं वो अक्षर पहचानते हैं, तो उनका ग्रुप मैं अलग बना लेती हूँ और जो दूसरे ग्रुप में होते हैं जो बच्चे पढ़ लेते हैं उनका ग्रुप मैं अलग बना लेती हूँ और उसी के थ्रू जो बच्चों को बेसिक नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत है, मैं उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस देती हूँ और उन्हें समझाती हूँ और उन्हें खेल के माध्यम से हो गया या फिर माचिस की डिब्बी हो गई, उसके थ्रू मैं उसे समझाती हूँ और ड्राइंग के माध्यम से, कविता और गाने के माध्यम से उन्हें समझाने का प्रयत्न करती हूँ। और जो बच्चे का बेसिक मजबूत है और वो अपने मतलब पढ़ सकते हैं, तो उन बच्चों को मैं किताबी भाषा के साथ मैं अपना जो रेगुलर पर्पस पे जैसे पढ़ाई होता है उसके थ्रू मैं बताती हूँ और उन्हें समझाती हूँ। तो बहुत ही दूर से आई हैं, छत्तीसगढ़ से आई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। निर्मला जी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतना अच्छा माहौल दिया, मैं बहुत खुश हूँ। आज की आपकी जो ये प्रोग्राम का शीर्षक है डहर, ये सच में मेरे लिए बहुत ही सटीक साबित हुआ। मैं डिप्रेशन में चली गई थी और इसने मुझे रास्ता दिखाया। मेरे जो मम्मी पापा है उनको मैंने शुरू से स्ट्रगल करते हुए देखा है कि किस तरह से वो हमारी सुविधाओं के लिए अपना परेशानी से हमें पैसे कमा के हमारे लिए सुविधा करते हैं। शहर में रहना और खर्च पुराना बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। हमारे परिवार में हम 3 भाई बहन हैं, 3 बहन हैं और 1 भाई है। मैं मेरे परिवार में सबसे बड़ी हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत ही शहर में सुख सुविधा से पढ़ाया लिखाया और पढ़ो ऐसा उन्होंने दिया, लेकिन उनके ऊपर भी समाज की कुछ दबाव कि तुम्हारे घर में 3 बेटी हैं, कल को अगर तुम नहीं रहे तो तुम कौन संभालेगा। प्लस रिश्तेदार, अगर छोटी उम्र की लड़की का शादी पहले हो जाता है तो बड़ी उम्र के लिए कोई जस्टिफाई नहीं होता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे से छोटी बहन का, चचेरे बड़े पापा की बहन का शादी हो गया था और मेरी शादी नहीं हुई थी।
मेरे पापा ने इसका विरोध किया था और उन पर प्रेशर आ गया कि तुम अपनी बेटी का शादी करो, नहीं तो हमें हमें मतलब हमें हमारी भी बेटी का शादी करना है। इस वजह से मेरी शादी बहुत जल्दी हुई, 19 साल में। मैं मैथ सब्जेक्ट से 12वीं पढ़ी हूँ और अपने पापा मम्मी के संघर्ष को देखते हुए उनके लिए एक बहुत ही मजबूत सहारा बनना चाहती थी। शुरू से ही आत्मनिर्भर होना का क्या मायने रखता है ये मेरे माइंड में क्लियर था और मैं बस सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। मेरा बस यही सपना था, यही करियर था, लेकिन हो न सका। जब मैं पढ़ाई की, 12th पढ़ी, उसके बाद कॉलेज फर्स्ट ईयर की, उसी दौरान कंपटीशन एग्जाम दी थी बीएससी में। मेरा इंजीनियरिंग करना था और कंपटीशन एग्जाम में दी और उसमें मेरा सरकारी कॉलेज भी सिलेक्ट हो गया, बट बीच में शादी हो गई और मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ा। इस वजह से मेरी शादी खुशी खुशी नहीं हुई, डिप्रेशन में हुई। डिप्रेशन इसलिए कि शादी के दिन तो बहुत खुश होते हैं ना, कितने लोग हर्षोल्लास से शादी करते हैं, बट मैं सोच रही थी मेरी शादी ना हो, लेकिन सजा हो गई। यहाँ पर पॉइंट ये है कि मैं शहर में पली बड़ी थी और शादी हुई गांव में। ये एक स्ट्रेस था और शादी निभाने का जो पूरा का पूरा प्रेशर होता है वो लड़की पर होता है, दोनों तरह से। पहली तो पढ़ाई छूट गई थी, लेकिन मैं पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाह रही थी। जबरदस्ती मैंने कोशिश भी की कि मैं इसको करूं, स्टैंड भी लिए, लेकिन लास्ट में मुझसे कह दिया गया कि या तो पढ़ाई चुन लो या तो अपना पति और परिवार चुन लो। मेरे लिए मैटर था मेरी फैमिली, जिन्होंने इतनी परेशानी से मेरी शादी की थी, मुझे उसे निभाना था। इसलिए मुझे नहीं चाहते हुए भी अपना करियर, अपना सपना छोड़ना पड़ा। और उसके बाद मैं पूरी तरह से खुद से ही नाराज हो गई थी। मेरी जिंदगी के 10 साल कहाँ गए मुझे पता ही नहीं है। गांव के माहौल में खुद को ढालना, वहाँ के काम को सीखना, क्योंकि शहर में तो आसानी से सब कुछ होता है ना, सब कुछ किया हुआ मिल जाता है, और गांव में मैं जानती नहीं थी। मुझे चूल्हा जलाना, स्टोव जलाना तक नहीं आता था और वो सब सीखी हूँ, वो सब स्ट्रगल हुआ। खेती मैं कभी देखी भी नहीं थी, लेकिन वहां जाकर सीजन में धान भी रोपो और काटो भी। और सास से ये बातें सुनने को मिलती थी कि तुम तो पढ़े लिखे हो ना, तुम लोग को तो नौकर रखना चाहिए, पढ़े लिखे लोग तो नौकरी करते हैं। ये सोच के भी बहुत बुरा लगता था सुन के कि लोग पढ़ाई को सिर्फ नौकरी करने तक ही सीमित सोचते हैं। इसलिए मैं बस अपने स्ट्रगल को झेल रही थी और पूरी तरह से अपने परिवार में, अपना सांसारिक, अपना घर परिवार बसाने में और वहाँ पर ही व्यस्त थी, और ऐसे ही मेरे दिन बीत रहे थे। इसी दौरान छत्तीसगढ़ जसपुर जिले में वॉलंटियर एक है काजल साहू, उन्होंने मुझे संपर्क किया और वो मेरी कंडीशन बहुत ही क्लोजली जानती थी। उसने मुझसे एक लाइन कही कि तुम पढ़ी लिखी हो, तुम अपनी लाइफ का करियर नहीं बना सकी, ये गिल्ट मैं जानती हूँ, लेकिन इस गिल्ट को बाहर निकालने के लिए एक माध्यम है। तुम अपनी पढ़ाई को किसी और के काम, किसी और के लिए माध्यम बनाओ। तो ये मुझे लगा, ये ज्ञानशाला के प्रपोजल के बारे में बताए और उसने कहा कि गांव के जो बच्चे हैं वो बौद्धिक स्तर पे कमजोर होते हैं, तुम उनको क्लासेस दो, उससे तुम्हारा गिल्ट भी निकलेगा और वहाँ के जो बच्चे हैं उनका पढ़ाई में रुचि भी होगा। गांव के बच्चों में ना कॉन्फिडेंट नहीं होता, और वही कॉन्फिडेंस मुझ में भी नहीं था। मैं मेरे लाइफ का भी कॉन्फिडेंस खो चुकी थी, लेकिन उनसे मैं मोटिवेट हुई और चलो एक शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली बात तो गांव में लोग पैसे दे के बच्चों को पढ़ाना उचित नहीं समझते। वो चाह रहे मस्त सरकारी स्कूल में 4 घंटे 5 घंटे की क्लासेस में वो 2 घंटे बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं कुछ खबर नहीं है, ऐसा होता है। हाँ, सुबह टाइम से पहुंच गए स्कूल, छुट्टी के समय आ गए, बस इतना ही मैटर करता है गांव में। इस चीज को मैंने देखा और मैंने बस ये सोच के अपना ये ज्ञानशाला शुरू किया कि मैं किसी के काम, अपनी पढ़ाई को अपने काम नहीं ला सके, अपने मेरे माध्यम से अगर 10 बच्चे भी अच्छे से अपना पढ़ लेना तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। और इसमें एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी रहा। एकलव्य स्कूल के जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें मेरी पढ़ाई हुई, एक बच्ची का सिलेक्शन भी हुआ। ये मेरे लिए एक विक्ट्री है ना। पहले मैं 3 शिफ्ट लेती थी, ज्ञानशाला से मैं शुरू से ही जुड़ी हूँ। 2 जगह मैं जाकर पढ़ाती थी और एक जगह बच्चे मेरे पास आकर पढ़ते थे, मेरे घर में।
अभी तो 2 जगह का मैं बंद कर दी हूँ क्योंकि मेरे लिए समय का अभाव होता है, घर के भी काम देखने होते हैं और अपना भी कुछ एक काम है। तो जाकर जो पढ़ाना होता था उसको मैं ड्रॉप कर दी। जो बच्चे अपने से सुविधा से घर में आते हैं उन्हें मैं पढ़ाती हूँ। तो अभी 20 से 24 बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ाती हूँ। हमारे साथ तो अब आपसे ज्ञानशाला से जुड़े, जब आपने ज्ञानशाला शुरू किया तब से लेकर अब तक जो कुछ भी आपने अनुभव किया उसके कुछ प्रश्न पूछे हुए, तो जब आप ज्ञानशाला शुरू की थी तब बच्चों के सीखने का जो स्तर था और अभी जितने दिनों से पढ़ा रही हैं उसमें आपको क्या परिवर्तन नजर आता है? पहले बच्चे बैठना नहीं चाहते थे। बच्चों को बैठाकर उनको समझाना पढ़ाना थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल है। इंटरेस्ट से उनको पढ़ाना और खुल के 10 लोगों के बीच में बातचीत करें, अपने सवाल अपने डाउट्स क्लियर करें, जो कि अब वो करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे हंसते खेलते आते हैं। मैं अभी 2 दिन के लिए आई तो भी बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे। मैं बोल कर आई हूँ कि तुम लोग आना और करना। ऐसा नहीं कि छुट्टी हो गई, बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल इंटरेस्ट से आएंगे और साथ में मिलजुल के पढ़ेंगे ग्रुप से। क्लास का सबसे मेन चीज है कि उनका क्लास में रुचि होना चाहिए और वही चीज उनको पढ़ने में, आगे बढ़ने में और सिखाने में मदद करता है। वो चीज चल रही है। निर्मला जी हमारी बहुत पुरानी ज्ञानदूत है, तो हमारा रेगुलर ट्रेनिंग सेशन भी अटेंड कर लेती है। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उससे आपको क्या फायदा होता है, हुआ अब तक, और क्या आपको लगता है कि आप बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा दे रही हैं, दे पा रही हैं? बिल्कुल लगता है कि मैं गुणवत्ता युक्त शिक्षा दे पा रही हूँ, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में जो बच्चा सिलेक्ट हो जाए और सामने से मुझे मेरे गांव के सचिव सरपंच सम्मान दे और बोले कि आपके पढ़ाने से ये बच्ची का क्लियर हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे रिजल्ट से ही हमें प्रेरणा मिलती है। और हमारा जो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन हाँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग सेंटर ये तो बिल्कुल बहुत ही सपोर्टिव है। टेक्निक से किया गया काम ना बिल्कुल सटीक होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। हम बच्चों को बहुत ही सही चीज बता पाते हैं सटीक होकर। सबसे मेन चीज इसका मैं एक बताना चाहूंगी, इंग्लिश की सब्जेक्ट्स। इसमें बच्चे इंग्लिश के जो सेंटेंस है उसे सही से पढ़ पाना थोड़ी मुश्किल होती, लेकिन इसका एक ट्रेनिंग सेशन था कि फोनिक्स शब्द ए फॉर अ, बी फॉर ब, ये बहुत ही ज्यादा बेटर रहा। बच्चे इससे इस टेक्निक को यूज की तो बच्चे पकड़ लिए तरीके से और अब वो इजीली इंग्लिश पढ़ते हैं। इसके साथ ही हमारे अतिथियों से आग्रह है कि अगर वो उनमें से कोई भी हमारे ज्ञानदूतों से कोई प्रश्न करना चाहे तो पूछ सकते हैं। मैं गुरु प्रसाद हूँ, अजिंक्य प्रेमजी फाउंडेशन से। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी आप जानते हैं और मुझे लगता है एक मैंने शब्द लिखा। एक्चुअली हमारे यहाँ मुख्य अतिथि भी दीपक थे, तो दीपक नाम से शुरू हुआ। एक डहर भी दिख रहा है और एक दीपक जलता हुआ आप लोगों के अंदर दिख रहा है। और यदि ज्ञान काफी हो जाए, समझ बहुत अच्छी हो जाए, लेकिन भाई साहब थोड़ा कैमरा के पीछे का चेहरा तो थोड़ा दिख रहा है, निर्मला जी का चेहरा नहीं दिख रहा। सर मेकअप नहीं की हूँ। उसके लिए नहीं, मतलब कौन निर्मला जी है मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि दोनों बंधु आपको देख नहीं पा रहा। तो बहुत अच्छी समझ है, काफी ज्ञानी व्यक्ति है। ज्ञान का मतलब पीएचडी होल्डर है, बड़े स्कॉलर है। वह ज्ञान किसी काम का नहीं जब यदि जमीन पर। जो एक्सपर्ट होते हैं वो काम करने से पट जाती है। तो यहाँ पर आप जितने हैं, मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि आपकी शिक्षा क्या है। आप, मुझे लगता है कि आपकी बेहतर शिक्षा, यदि आपके अंदर में सिंपैथी है, सिर्फ सिंपैथी नहीं है, सिंपैथी है, आपने उसे महसूस किया और दूसरे को दर्द को एहसास किया,
तो जो ज्ञानशाला का नाम लिखा हुआ है, ज्ञानशाला, तो ज्ञान एक्चुअली देने की चीज नहीं है, ज्ञान अर्जित करने का माहौल बनाने की चीज है। हम माहौल बनाते हैं, ऐसा माहौल बनाते हैं कि ज्ञान हासिल करने वाले खुद एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मैं भी शिक्षा से जुड़ा हूँ और आपने जिस तरह से भी स्कूल आप चला रहे हैं, मैं जनशाला एक यूनिसेफ का प्रोजेक्ट था, मैं उसमें था, उसमें बहुत कम स्कूल हुआ करते थे गाँव में। अभी जो स्कूल देख रहे हैं, अच्छी चार दीवारी, रंग रोगन, वो खिड़की जोड़े थे, उखड़े हुए थे, बरगद के पेड़ उगे हुए थे, ऐसे स्कूल हुए करते। तो उस समय मैंने महसूस किया कि गांव की महिलाओं ने स्कूल चलाया, जो महिलाएं पढ़ी लिखी थी, बहुत सारे स्कूल हमने खुलवाए थे और आश्चर्य हुआ था, कलेक्शन करके झोपड़ी बनाना, जमीन देना, टीचर बहाल करना, टीचर क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, वो हमारी जवाबदेही थी, लेकिन सारी व्यवस्था गाँव की थी। लेकिन इसके बाद बहुत बड़ा गैप हुआ, क्योंकि सरकारी तंत्र का स्कूल अपग्रेड तो हो गए, कम्युनिटी टूटती सी। अभी जो चैलेंज है कि FLN को लेकर के यदि बच्चे पढ़ना लिखना नहीं जानेंगे तो बाकी और कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, आगे उसकी पढ़ाई ठप हो जाएगी। और आपका जो प्रयास है स्कूल आने के बाद 6 से भी आप कर रहे हैं, बहुत बड़ा है। इसके लिए तो आप चारों को और बाकी संस्था को भी बहुत ये तो आपकी एक तरह से सराहना थी। एक सवाल मेरा सवाल है कि अपने उस दीपक को जो आपके अंदर जो जल रहा है, उस दीपक को और उसके लो को कैसे बढ़ाएंगे, क्या आगे आप सोच रहे हैं, कैसे कर पाएंगे? एक तो ये। दूसरा, आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां आती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, मैं पेडागोजी को लेकर, क्योंकि आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री शिक्षण की नहीं है। शिक्षण बहुत कठिन विषय है, कठिन काम है, सभी शिक्षक नहीं बन सकते, लेकिन आप शिक्षक बन रहे हैं, है ना? खुद से सीख करके, जो मैडम है या जो भी ट्रेनिंग देते हैं वहां से सीख करके, तो उसमें जो चुनौतियां आती हैं सिखाने की, उसमें यदि आपको किसी प्रकार की दिखती है कि हाँ अभी भी लगता है कि इसको सिखाने में दिक्कत होती है, वो सामने आपके माध्यम से आता है। तो जितने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है और संस्था को की तरफ से भी शायद आपको मदद मिल सकती है कि कैसे और बेहतर करें, तो दोनों चीजें होंगी, बच्चे को फायदा भी होगा और मुझे लगता है कि आपका जो दीपक है वो भी आगे उसका प्रकाश करेगा। तो बस और ज्यादा तो और मैंने पढ़ाने की चुनौतियां यदि आपके पास है तो बताएं। देखिए, बहुत काम को हम करके सीखते हैं, है ना? बहुत काम करके सीखते हैं, लेकिन यदि हम व्यवस्थित क्रम में कोई चीज सीखना चाहें तो कुछ अनुभवी व्यक्ति के साथ हमें संवाद करना पड़ता है। तो मैडम जो संस्था की तरफ से जो भी ट्रेनिंग होता है वो उसमें वह अवसर देता है दूसरे से सीखने का। कुछ साधन अवेलेबल है, पूरे मुफ्त में अवेलेबल है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं इस पर इसीलिए मैं बोला था। पहली बात तो देखिए, हमारा जो वेबसाइट है azimpremjifoundation.org, उसमें आप जाएंगे तो एक जगह रिसोर्सेस का है ना टैब मिलेगा, है ना? और उसमें देखिएगा कि 4 मैगजीन्स आते हैं। एक है एट राइट एंगल, 3 भाषा में वह प्रकाशित होती है और हिंदी, इंग्लिश और कन्नड़। तो मैथमेटिक्स का एट राइट एंगल मैगजीन है और बिल्कुल प्राइमरी क्लास की बहुत क्लासरूम के एक्सपीरियंस को लेकर के टीचरों के द्वारा लिखा जाता है, ऑल ओवर इंडिया से उसमें आर्टिकल आते हैं, तो उससे आपको मदद मिलेगी सीखने की। दूसरी बात, दूसरा एक मैगजीन है वो है आई वंडर, वो है एक्चुअली साइंस का। तो साइंस की मैगजीन है तो अपर क्लास, मिडिल और सेकेंडरी क्लास के लिए सुटेबल होगा, हो सकता है प्राइमरी का इतिहास से कुछ चीजें उसमें आ जाए। तीसरी पत्रिका है पाठशाला भीतर और बाहर, उसमें बिल्कुल हिंदी, इंग्लिश, प्राइमरी लेवल और एलिमेंट्री लेवल की चीजें उसमें आती हैं, बिल्कुल क्लासरूम का एक्सपीरियंस, टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, कहाँ चुनौती आ रही है, क्या हो रहा है, उससे आपको मदद मिलेगी। एक साइट में बताता हूँ, मुझे लगता है सूरत यहाँ भी होंगे, है ना? तो रूम टू रीड के पास बहुत अच्छी सामग्री है ना? बच्चे के लिए बहुत सारी सामग्री है, अपने के लिए बहुत सामग्री है, तो वहां से हम दे सकते हैं, वहां से मदद मिलेगी।
एक एकलव्य फाउंडेशन की बहुत सारी सामग्री वहां भी है। तो अरविंद गुप्ता toys.com एक साइट है, नोट करेंगे, ARVIN। तो अरविंद गुप्ता toys.com वो हमारे देश के आईआईटीएन है। उन्होंने प्रोफेसरी छोड़ करके बच्चों के लिए खिलौने पर काम करते हैं और साइंस को खेल खेल में सिखाते हैं। तो साइंस को जरूरी नहीं कि वहाँ जाके 10th में सीखें, प्राइमरी क्लास में भी जो आप इतिहास हमारी जिंदगी में बहुत सारे विज्ञान है दैनिक जीवन में, तो वहाँ आप बहुत सारी सामग्री मिल जाएगी। तो वीडियो मिल जाएगा, छोटी छोटी किताबें मिल जाएगी, सारी चीजें मुफ्त में आप डाउनलोड करके देखिए। और हमारी साइट में तो आप सब्सक्राइब करिए, आपके पास व्हाट्सएप में वो सारी सामग्री। एक जो प्रॉब्लम जो उन्होंने कहा, मैं बहुत ही राखी कि हमारे देश में बहुत सारी लड़कियां, और मैं निर्मला जी से भी मतलब भाई उनकी कहानी थोड़ा सबकी कहानी रही। तो हमारी संस्था, शायद आपको मालूम होगा, जो लड़कियां सरकारी स्कूल से 10वीं और 12वीं पास है और अभी ग्रेजुएशन में नामांकित है, फर्स्ट ईयर में, चाहे सेमेस्टर 1 में हो या 2 में, आज भर्ती है। 31 तारीख तक एप्लीकेशन का डेट है। 30,000 पर एनम स्कॉलरशिप हमारी समुदाय की हो, पूरे देश की लड़कियां उसमें अप्लाई कर सकती। कुछ स्टेट को हमने नहीं अभी, बाकी पूरे देश में। तो आपके नोटिस में कोई ऐसी लड़की लगता है कि पैसा के चलते, आर्थिक स्थिति या सामाजिक बाधा के चलते नहीं पढ़ पा रही है, तो उसको आप फैलाइए सूचना को। लिंक आपको मिल जाएगा, देवाशीष जी के पास, मेरे पास होगा लिंक, मेरे ख्याल से मिले। और मान लिया जाए 31 तारीख का लास्ट डेट है, नहीं अप्लाई कर पाई, कोई बात नहीं। अभी +2 में जो लड़कियां पढ़ रही हैं, कल पढ़ेंगी और पढ़ना चाहती हैं, तो जुलाई अगस्त में फिर वो फॉर्म फिलअप होगा, भराइए। तीसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूँ, हमारी 2 यूनिवर्सिटी ऑलरेडी चल रही है, एक बेंगलोर में, एक भोपाल में। पैसा बाधा नहीं है पढ़ाई के लिए, हमारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। अभी फरवरी में एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा। लड़कियां लड़के जो भी हैं अप्लाई करें, एक ऑनलाइन टेस्ट होता है ना। उसके बाद यदि वो पास कर, बहुत सिंपल टेस्ट होता है, तो यदि पैसा के चलते उसकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, ऐसा नहीं होगा। सारी व्यवस्था हमारी संस्था उठा लेती है। बेंगलोर कैंपस थोड़ा इंग्लिश मीडियम है, भोपाल कैंपस बाइलिंगुअल है, और तीसरी यूनिवर्सिटी रांची में एस्टेब्लिश होने, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, लड़कियां पढ़ेंगी। और कम उम्र में शादी हो जाती है, यह भी चिंता दूर होगी यदि अपने बल पर वो खड़ी होंगी। तो आप लोगों का जो दीपक है, जो जल रहा है, मैंने कहा उस प्रकाश को भी आपको फैलाना है। धन्यवाद। ये ले जाइए।